नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मज़ेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। श्रोताओं, आज हम फिर से आपके सामने एक नए मज़ेदार किस्से के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का किस्सा होगा 4 पंक्तियों में रामायण की कहानी। सुनिए श्रोताओं, गोनू झा भी अपने राज दरबार में बीरबल की तरह बुद्धिमान प्राणी थे। गोनू झा अभी जगह ही थे कि 4 नवयुवक उनके घर पहुंचे और गोनू झा के दरवाजे पर दस्तक दी। गोनू झा मनी मन भुनभुनाए, न जाने कौन आ गया इतने सवेरे। बिस्तर से उतरकर उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर 4 अजनबी युवक खड़े। देखने से बदहवास से लग रहे युवकों पर गोनू झा ने प्रश्नसूचक दृष्टि डाली और पूछा, क्या बात है? चारों युवकों में से एक युवक ने कहा, हमें पंडित जी से मिलना है। गोनू झा ने पूछा, पंडित जी मतलब? गोनू झा युवक ने कहा, जी हाँ जी हाँ। गोनू झा ने कहा, मैं ही गोनू झा हूँ, कहिए क्या काम है मुझसे? इतना सुनना था कि चारों युवक दंडवत की मुद्रा में आ गए और गोनू झा को प्रणाम करने लग गए। श्रोताओं, उनके इस अभिवादन से गोनू झा ने इतना तो अवश्य भांप लिया कि ये युवक उनसे कोई सहायता लेने आए हैं। उन्होंने युवकों को अपने कमरे में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहकर पूछा, यदि मैं स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप लोगों से बातें करूं तो उचित होगा? युवकों ने विनम्रता से कहा, श्रोताओं, जी हाँ पंडित जी, हम लोग प्रतीक्षा कर लेंगे, आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो लें। थोड़ी देर बाद ही स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गोनू झा ने युवकों से पूछा, बताओ भाई, क्या बात है? कहाँ से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? युवकों ने उन्हें बताया, पंडित जी, हम चारों कवि हैं। हम सबके माता पिता हम लोगों को निखट्टू समझते हैं। हम लोगों ने सुना था कि मिथिला नरेश कवियों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम चारों ने मिलकर एक कविता बनाई और मिथिला नरेश को सुनाने के लिए दरबार में गए। और महाराज ने हमें मिलने का अवसर तो दे दिया, मगर कविता सुनने के बाद हमें डांट कर भगा दिया। हम बेहद अपमानित होकर वहाँ से लौट आए। हम लोगों को एक दरबारी ने बताया कि आप भी कवि हैं और जैसी कविता आप करते हैं वैसी ही कविता हमने भी की है। आपकी कविता सुनकर आपको महाराज ने पुरस्कृत किया था, जबकि हमारी कविता सुनकर उन्होंने हमें भाग जाने को कहा। उसी दरबारी ने हमें बताया कि आप ही हमारी कविता का भाव समझ सकते हैं और महाराज को हमारी कविता के गूढ़ अर्थ समझा सकते हैं। श्रोताओं, गोनू झा ने युवकों की बात ध्यान से सुनी। जब दरबारी का प्रसंग आया तो उत्सुक हुए कि आखिर महाराज के किस दरबारी ने उनके बारे में इन युवकों को जानकारी दी कि वे भी उनके जैसी ही कविता करते हैं। अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए श्रोताओं, गोनू झा ने युवकों से पूछा, वह दरबारी कौन था? श्रोताओं, युवकों ने बताया, हमने तो उसका नाम नहीं पूछा पंडित जी। हाँ, वह विचित्र ढंग से पगड़ी बांधे हुए था और पगड़ी से उसकी एक आंख छुपी हुई थी। श्रोताओं, गोनू झा समझ गए कि इन युवकों को काना नाई ने उनके पास भेजा है। काना नाई महाराज के दरबार में था और उन महत्वाकांक्षी दरबारियों की चौकड़ी में शामिल था जो गोनू झा से मिलते थे। उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं खोना चाहते थे। गोनू झा समझ गए कि जरूर इन युवकों की कविता में ऐसी बात है जो अशोभनीय है, अन्यथा काना नाई उन्हें इस तरह प्रेरित करके मेरे पास नहीं भेजता। उन्होंने युवकों से कहा, मुझे तुम लोग विस्तार से बताओ कि तुम लोगों ने मिलकर कविता कैसे लिखी और तुम्हारी कविता क्या है? श्रोताओं, युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, अब तो कविता पढ़ने का हौसला भी जाता रहा। कहा, हमने सोचा था कि कविता सुनाने के बाद महाराज से जो इनाम मिलेगा उसे ले जाकर अपने माता पिता को देंगे, ताकि वो समझ सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम निखट्टू नहीं हैं, हमारी भी कोई पहचान है। गोनू झा ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, यह सब रहने दो, आप पहले कविता सुनाओ। तब युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, जब हम लोग महाराज के दरबार के लिए अपने गांव से निकले तो रास्ते में एक गूलर का पेड़ मिला और मैंने एक गूलर
पेड़ से टूटकर गिरते देखा, तब कविता की पहली पंक्ति बनाई। और सुनिए पंडित जी, पहली पंक्ति थी मेरी, पक्कर गूलर गिर गयो। दूसरे युवक ने कहा, और पंडित जी मैंने राह में एक पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़कर ले जाती एक महिला को उसी समय देखा, तो अनायास ही मेरे मुंह से ये पंक्ति निकली, लायो पीपर नारी, लायो पीपर नारी। तीसरे युवक ने कहा, पंडित जी मैंने जामुन का एक पेड़ देखा जिस पर अनगिनत जामुन फले हुए थे, तो मैंने कविता की तीसरी पंक्ति बनाई, जामुन अंत न पाइयो, जामुन अंत न पाइयो। अब चौथे युवक की बारी थी श्रोताओं। उसने गोनू झा से कहा, हम लोग थोड़ी देर और बढ़े तो देखा कि कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ने लगे। तब मैंने कविता की अंतिम पंक्ति जोड़ी, बरबस ठानो रारी, बरबस ठानो रारी। और इस तरह उनकी कविता पूरी हुई। और पंडित जी से कहने लगे, श्रोताओं पंडित जी हमारी कविता इस प्रकार बनी, पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, और जामुन अंत न पाइयो, बरबस ठानो रारी। गोनू झा समझ गए कि काना नाई ने उनका उपहास उड़ाने के लिए ही इन युवकों को उनके पास भेज दिया है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो ये युवक मूर्ख हैं, किंतु उनके मन में अपने माता पिता को प्रसन्न करने की इच्छा है। इस इच्छा के कारण ही वो महाराज के दरबार में कविता सुनाने चले गए। दूसरी तरफ काना नाई ने उनसे जलता है तथा उनका मजाक उड़ाने के लिए इन युवकों को उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया है। गोनू झा मन में ठान लिया कि वो इन युवकों को महाराज से पुरस्कृत जरूर कराएंगे। श्रोताओं, वे अपने साथ उन युवकों को लेकर दरबार में पहुंचे। महाराज ने जब दरबार में युवकों को देखा तो वो आग बबूला हो गए और डांटते हुए बोले, अरे तुम लोग फिर यहाँ आ गए। गोनू झा ने विनम्रता पूर्वक हस्तक्षेप किया, महाराज इन कवियों को मैं लेकर आया हूँ आपके पास। जिस समय गोनू झा ये बात कर रहे थे उस समय उनकी दृष्टि काना नाई पर टिकी हुई थी। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, महाराज मैं तो इन युवकों की चौपाई सुनकर विस्मित सा रह गया। मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में इन युवकों ने 4 पंक्तियों में संपूर्ण रामायण की रचना कैसे कर ली। श्रोताओं, अब महाराज के चौंकने की बारी थी। महाराज के मुंह से निकला, संपूर्ण रामायण। गोनू झा कहने लगा, महाराज संपूर्ण रामायण, यदि आप अनुमति दें तो मैं इन नवयुवकों की लघु किंतु महंतम रचना आपको सुनाऊं। गोनू झा ने महाराज से कहा। महाराज ने अनुमति दे दी। पूरे दरबार में उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। युवकों ने बारी बारी से अपनी अपनी रचना दरबार में सुनाई। पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, और जामुन अंत न पाइयो, बरबस ठानो रारी। महाराज की समझ में कुछ नहीं आया। तब उन्होंने गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा समझ गए कि महाराज उनसे कुछ कह रहे हैं कि क्या बकवास कविता है। गोनू झा ने मुखर स्वरों में कहा, महाराज ये पंक्तियां सामान्य नहीं है, इनमें गूढ़तम बातें ध्वनित हो रही हैं। ये तो राम रावण के युद्ध से लेकर उसके परिणाम तक को रेखांकित करने वाली रचना है। सुनिए महाराज, मैं आपको इसका भावार्थ बताता हूँ। पक्कर गूलर गिर गयो, इसका भावार्थ ये है, रावण की पत्नी मंदोदरी का विलाप है। करुण रस का ऐसा वर्णन किसी अन्य पंक्ति में कहाँ। इस पंक्ति में कवि कहता है कि संपूर्ण सोने की लंका जो रावण के अभिमान का प्रतीक थी, पके गूलर की तरह धराशायी हो गई। और दूसरी पंक्ति का भावार्थ है, महाराज लायो पी पर नारी। मंदोदरी के रुदन में यह ध्वनित होता है कि पी यानी मंदोदरी का पिया पति अर्थात रावण, पर नारी राम की पत्नी सीता को ले आया, जिसके कारण लंका का विनाश हुआ। जामन अंत न पाइयो, मैं भगवान श्री राम का यशोगान है कि हे मन, राम तो भगवान है, अनंत हैं, उनके सामर्थ्य को भला कैसे जाना जा सकता है। और महाराज कविता की चौथी और अंतिम पंक्ति का अर्थ तो अब बिल्कुल साफ हो गया कि मंदोदरी के विलाप करते हुए कहती है कि जिस परमेश्वर राम के मन की शक्ति की था कोई नहीं ले सकता, उससे उसके पति रावण ने बरबस दुश्मनी मोल ले ली, जिसका नतीजा हुआ कि वह आज अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ धराशायी हो गया। महाराज उस कविता से तो नहीं बल्कि गोनू झा द्वारा की गई
विद्वतापूर्ण विवेचना से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये समझ लिया कि गोनू झा इन युवकों की मदद करना चाहते हैं। तो महाराज ने उन युवकों को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया और गोनू झा से की विद्वतापूर्ण जो वर्णन किया गया था उनकी पंक्तियों का बड़े प्रसन्न हुए और चारों युवक अपने घर को लौट जाते हैं। और युवकों के जाने के बाद गोनू झा ने कान्हा नाई की तरफ भरपूर दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए अपने आसन पर विराजमान हो गए। श्रोताओं, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।